हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था, अरिहंत पब्लिकेशंस आप सभी के लिए सैंपल पेपर्स की बुक्स लॉन्च कर चुका है। फिजिक्स की सैंपल पेपर बुक में टोटल 10 सैंपल पेपर्स हैं और एक एक करके मैं वो सारे सैंपल पेपर्स आपको यहां पर वीडियो सोल्यूशन में देने वाला हूं। तो क्यों, है ना एकदम मस्त सी बात। तो प्यारे बच्चों, एक एक करके हम लोग पेपर्स को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर ये सारे पेपर्स हैं और आप सभी बच्चे अगर इसको पूरी तरीके से वीडियो को वॉच करते हैं, जम के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं, तो आई होप आप सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला सैंपल पेपर। और इस पेपर में देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके पेपर में 3 सेक्शंस होंगे। देयर विल बी 3 सेक्शंस इन योर पेपर। जो फर्स्ट सेक्शन है यानी कि सेक्शन ए, उसमें 25 क्वेश्चंस हैं और खुशखबरी वाली बात यह है कि उस 25 में से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 25 हैं बेटा, और इसमें से 20 करने हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस आपके पास ऑप्शनल हैं, कोई भी 5 छोड़ सकते हो भाई साहब। सेक्शन बी में आपके पास 24 क्वेश्चंस हैं और उसमें से 20 करना है। तो यहां भी एकदम बढ़िया धमाकेदार ऑफर है ना। 24 क्वेश्चंस हैं, 20 करने हैं, मतलब 4 क्वेश्चंस का यहां भी आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद सेक्शन सी, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 6 में से 5 करने हैं, तो यहां भी एक बढ़िया ऑप्शन है कि एक क्वेश्चन यहां भी हमारे पास ऑप्शनल है। तो टोटल सबसे पहले ऑप्शनल वाले जोड़ते हैं भाई साहब। 10 क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं। यू कैन लीव दीज 10 क्वेश्चंस। और टोटल करने कितने हैं प्यारे बच्चों? 45 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल गिवन कितने हैं आपको? 55 क्वेश्चंस गिवन हैं। मतलब बोर्ड का पैटर्न ये है कि 55 क्वेश्चंस होंगे, 45 करने हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस का आपके पास अलग अलग सेक्शंस में ऑप्शन है। फिर 5वां पॉइंट है, ईच क्वेश्चन कैरी 0.77 मार्क्स। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन पर, करेक्ट आंसर पर आपको 0.77 मार्क्स मिलने हैं। ये 0.77 कहां से आया आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। टोटल मार्क्स जो है बेटा वो 35 हैं, क्वेश्चंस हैं 45। सो 35 अपॉन 45 करेंगे तो 0.77 एक क्वेश्चन के लिए हमको मिलने वाला है। 6th पॉइंट है, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। तो ये एक बढ़िया बात है कि कोई निगेटिव मार्किंग हमारे इस पेपर में नहीं है। हाँ भाई, आप थोड़ा मोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करिए कि आप ईमानदारी से और एक्यूरेटली सॉल्व करने के बाद क्वेश्चंस के आंसर करें ताकि टॉप करें। हाँ, बाकी अगर नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, तब तो फिर कुछ ना कुछ ऑप्शंस लगाने ही हैं। उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा इस पूरे लेक्चर के दौरान। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर मैं मेथड्स आपको बताऊंगा, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये रोल नंबर का कॉलम है, यहां पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आ गया है सेक्शन ए, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से कोई 20 क्वेश्चंस आपको करना होगा। और एक खास बात है, इन केस मोर देन डिजायरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, ओनली फर्स्ट 20 विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। कि अगर आपने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा करके करने, अगर 20 क्वेश्चन है और आपने 22 क्वेश्चन कर दिए, तो आखिरी के 2 क्वेश्चंस आपके चेक नहीं किए जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसलिए बेटा 20 क्वेश्चन करने हैं तो 20 ही करिएगा, ज्यादा करने से कोई फायदा हमारा यहां पर नहीं है। आते हैं, सबसे पहला बढ़िया सा क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिए। व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क is brought near gold leaf electroscope, the leaves diverge। कह रहे हैं कि जैसे ही आपने ग्लास रॉड जिसको सिल्क क्लॉथ पे रब किया है, उसको जब टच कराया, तो जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज कर गई। व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द लीफ? कह रहे हैं कि उस लीफ पर जो चार्ज है उसका नेचर क्या है। तो देखो, अगर आपने ग्लास रॉड को रब किया है सिल्क के क्लॉथ पर, तो रॉड पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। वही चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, इसलिए यहां पर नेचर कौन सा है चार्ज का? लीव्स पर पॉजिटिव। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर हो गया भाई साहब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर। ये देखो स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, इसका जो साइड लेंथ है वो L मीटर है।
in plane of paper is placed in a uniform electric field E acting along same place at an angle theta, मतलब थीटा एंगल पर ये लगाया गया है। हमसे कहा जा रहा है with horizontal side of the square as shown in the figure the electric flux linked to the surface in the unit volt meter is। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमसे पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी प्लेन में है, जिस प्लेन में स्क्वायर है उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो सोचने वाली बात यह है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है। अगर वो एरिया इस तरीके का स्क्वायर है तो आप सब लोग सोचो जरा, एरिया वेक्टर जो होता है क्या वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है ना? तो एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लेन में, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और जैसे ही हम 90 रखेंगे फ्लक्स की वैल्यू बनेगी ई ए कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, इसलिए हमारा प्यारा सा आंसर आ गया डी ऑप्शन। सो 0 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ F1, क्वेश्चन में कहा गया इफ F1 इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड F2 इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो देखो, एक चार्ज ये है, इस पर Q1 चार्ज है, ये कोई दूसरा है, इस पर Q2 चार्ज है, इसने इस पर एक फोर्स लगाया, इसने इस पर एक फोर्स लगाया। आप सबको पता है ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हुआ गाइस, डी वाला। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको एकदम सावधानी से लिखना चाहिए यहां पर कि जो F1 वेक्टर है हमारा दैट इज माइनस टाइम्स F2 वेक्टर, क्योंकि वैल्यूज इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। जल्दबाजी के चक्कर में आप F1 इक्वल टू F2 मत कर देना। तो यहां पर बेटा ये एक्यूरेट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिपिक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r फॉर अ लाइन चार्ज। किसी भी लाइन चार्ज के लिए अगर इस तरीके का कोई भी एक लाइन चार्ज है जिस पर पूरे पर मान लो पॉजिटिव चार्ज बटा हुआ है और लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लेमडा है, इससे कहीं r डिस्टेंस पर अगर आप यहां कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सबको पता है, कितना होता है भाई साहब, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो साफ साफ देखो, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होने का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। और ऐसा ऑप्शन तो हमको पहले में ही दिख रहा है भाई, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। यहां पर भी ऐसा है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद है, मतलब सरफेस के बाद शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी लाइन चार्ज के लिए यहां से बाहर, ये जो ग्राफ है बेटा ये किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए है ना, और ये तो यहां तो ऐसा है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट P। यहां पर एक पॉइंट चार्ज है यहां पर रखा हुआ P पॉइंट पर। Let VA, VB and VC be potentials at point A, B and C respectively। अब आपसे कह रहे हैं कि ये एक चार्ज है, इसकी वजह से ये एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। इस स्फीयर की सरफेस पर बेटा 3 पॉइंट्स लिया गया। आपसे कह रहे हैं बताओ किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है, किस पर कम है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी जो हॉलो स्फेरिकल इस तरीके का स्फीयर होता है ना, हॉलो स्फीयर होता है, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मतलब इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और अगर पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। दिस डी शुड बी करेक्ट आंसर, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम पोटेंशियल है, तो इक्वी पोटेंशियल हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अ पॉइंट चार्ज Q is surrounded by 6 identical charges at distance r। तो हर एक कॉम्बिनेशन में डिस्टेंस कितना है, r के बराबर है। How much work is done by the force of electrostatic repulsion when the point charge
एट सेंटर इज रिमूव्ड टू इंफिनिटी। कह रहे हैं ये सेंटर वाले चार्ज को यहां से उठाकर अगर खूब दूर इंफिनिटी पर ले जाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, जब भी कभी ऐसा कहा जाए कि इस चार्ज को उठाकर इंफिनिटी ले जाना है, कितना वर्क करना है, तो भाई साहब जितना वर्क वहां से यहां तक लाने में किया उतना ही वर्क यहां से वहां तक वापस ले जाने में करोगे, है ना। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ऐसे एक पेयर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। क्लियर। ऐसे कितने हैं यहां पर, ऐसे कितने पेयर हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम लोग भी मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 6 का कर देंगे। अब हमसे यही पूछा गया है हाउ मच वर्क इज डन, है ना। तो यही है जो हमें इतना वर्क यहां पर करना पड़ेगा। तो 6Q² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आइए चेक करते हैं क्या ऐसा कोई आंसर है। 6Q अपॉन दिस 6Q², तो ये करेक्ट आंसर हो गया गाइज हमारा बी वाला 6Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितना बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, two charges placed in air repel each other with a force of 10 to the power minus 4 Newton. When oil is introduced between the charges, the force becomes 2.5 into 10 to the power minus 5. The dielectric constant of the oil is, कह रहे हैं कि ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखो भाई, फोर्स की पहले वैल्यू थी 10 की पावर -4, बाद में हो गई है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है भाई, अगर आपने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया तो फोर्स जो है वो k टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब जो न्यू फोर्स है दैट इज 2.5 into 10 to the power -5, this should be equal to ओरिजिनल फोर्स जो कि 10 की पावर -4 था डिवाइडेड बाई k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 की पावर -5। ये ऊपर जाएगा तो 10 बचेगा और ये हो गया 2.5। 10 अपॉन 2.5 सॉल्व करेंगे 4 आएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऐसा ऑप्शन है हमारा डी। सो करेक्ट आंसर गाइस कौन सा हुआ हमारा, डी पार्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं उनके लिए कौन सा पॉइंट इसमें से ठीक है। तो आइए देखते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्यूट एंगल। तो ये पॉइंट तो बहुत बड़ा गलत है भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरे में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो बेटा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट होगी। और इस तरह की फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग बनाने वाले हैं गाइज, वो सरफेस कुछ इस तरीके की होती है, यानी एक प्लेनर सरफेस होता है लाइक दिस। ठीक, तो ये प्लेनर सरफेस हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये पॉइंट तो मुझे ठीक लग रहा है, बी वाला पॉइंट। लेकिन आगे भी बढ़ते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नेगेटिव। कह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को मूव कराओ तो वर्क हमेशा निगेटिव होता है, जबकि मेरा कहना तो यह है कि वर्क हमेशा जीरो होता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स पर बेटे पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो, तो वर्क भी कितना होगा, जीरो। आगे देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज स्फेरिकल इन नेचर। तो स्फेरिकल इन नेचर तब होता है जब कोई पॉइंट चार्ज हो। मतलब इस तरीके का अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए सरफेस इस तरीके का होता है, स्फेरिकल, है ना। तो इस कहने का मतलब करेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही है और वो है बी वाला। नेक्स्ट, व्हेन करंट I फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर एट रूम टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इज σ1। कह रहे उस कंडीशन में कंडक्टिविटी σ1 है जब वो रूम टेम्परेचर पर है। तो भाई रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी आपसे बोली जा रही है σ1। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द कंडक्टिविटी बिकम्स σ2। कह रहे हैं कि जब हम रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को कुछ बढ़ा देते हैं तब कंडक्टिविटी बन जाती है σ2। सो द करंट रिलेशन बिटवीन σ1 एंड σ2 इज। जरा सोचो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया
तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक, एनर्जी बढ़ेगी, उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि कोलिजन बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उनका कंडक्टेंस यानी कि जो कंडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। कहने के मतलब ये जो सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 2 कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू सिग्मा 1। तो मेरे हिसाब से सिग्मा 2 लेस देन सिग्मा 1 होना चाहिए। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। यहां तो सिग्मा 1 को कम दिखा रहे हैं, यहां पर यही वाला ऑप्शन आपका देखो करेक्ट है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जिसमें सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 लिखा है बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि कोलिजन बढ़ता है, क्लियर। तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगी बट कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा 1 से कम होनी चाहिए। यहां पर कह रहे हैं बराबर है, यहां पर कह रहे हैं 0 है, तो ना तो 0 है ना बराबर है, वो उससे क्या है, कम है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट हैविंग फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। कह रहे हैं कि एक सेल है और उस सेल का जो ईएमएफ है वो है 1.5 वोल्ट। इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है टू अ लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। बहुत बढ़िया प्यारा सा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला लगाने बैठ गए भाई साहब तो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए। तो देखो यहां पर कहा जा रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, आप सबने पढ़ा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और वो होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल में, है ना। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में यही सिखाया जाता है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है प्यारे बच्चों, तभी वहां पर मैक्सिमम पावर जनरेट होता है क्योंकि करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो ऐसे में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। इसलिए गाइस यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज 2 ओम। तो 2 ओम वाला ऑप्शन देखते हैं भाई साहब कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर वेरीज विद द टेम्परेचर टी एज शोन इन द फिगर। इफ वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाई RT is equal to R naught ब्रैकेट में 1 plus alpha t plus beta t square, then alpha and beta both are negative, alpha positive beta negative, alpha beta both positive, alpha negative beta positive। अब देखो यहां पर हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R naught 1 plus alpha t plus beta t square। जरा ध्यान से देखो यहां ग्राफ में क्या शो किया जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी लगातार बढ़ रहा है। तो अल्फा और बीटा दोनों का साइन क्या होना चाहिए, जरा आप खुद ही सोचो। अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो भाई साहब ये अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए बेटा। कोई भी निगेटिव होगा तो वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, बट यहां तो बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ शुड बी पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आइए 12th क्वेश्चन देखते हैं। A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurement of EMF because the method involves cell potential gradient, a condition of no current flow through the galvanometer, a combination of cells, galvanometer and resistances। तो आपसे यहां पर यही पूछा जा रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये आखिर बढ़िया क्यों होता है, ये सुपीरियर क्यों है वोल्ट मीटर से। तो देखो बेटा यहां पर क्या होता है, जब भी हम लोग किसी पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं उसमें 2 तरीके के सर्किट होता है। तो ये देखिए, ये सबसे पहला तो प्राइमरी सर्किट होता है जिसमें एक ये रेजिस्टेंस वायर ए बी होता है, ये एक नोन सेल होता है जिसका ईएमएफ हमको पता है। यहां पर एक सेकंड वाले एंड से हम लोग एक अननोन सेल को कनेक्ट करते हैं, ये देखिए हमारा नोन सेल है, इसको ले जाते हैं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं और एक नल पॉइंट ढूंढा जाता है। ठीक है, ये लेट अस सपोज कोई पॉइंट J है जिसको हम लोग नल पॉइंट कहते हैं। नल पॉइंट का मतलब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाने वाला करंट IG कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट है। तो जरा चेक करो, ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज द कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो सी ऑप्शन हमारा जो है यहां पर गाइस वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 13th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन
and alpha particle with equal momentum enters perpendicularly into uniform magnetic field. कह रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल दो को एंटर कराया गया. ठीक है, देखो जरा क्या होगा. पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी मोर कर्व्ड देन इलेक्ट्रॉन, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर कर्व्ड. तो आइए देखते हैं जरा पाथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे. जैसे ही बेटा एंटर करेगा तो जो रेडियस बनती है दैट इज mv अपॉन क्यूबी. ठीक है, आपसे ये बोला गया दोनों इक्वल मोमेंटम से एंटर करते हैं, मतलब जो ये ऊपर वाला टर्म है m इंटू वी जिसको हम मोमेंटम कह सकते हैं वो तो हो गया दोनों के लिए कांस्टेंट. तो देखो मोमेंटम दोनों का कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कांस्टेंट, इसका मतलब रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. ठीक, अब एक अल्फा पार्टिकल है और एक क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है. अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है 2e का, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है 2e का, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है e का. इनफैक्ट ये नेगेटिव लेते हैं और अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है प्यारे बच्चों पॉजिटिव होता है. अब जरा आप सोचो, जिसका चार्ज ज्यादा होगा बेटा उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी, है ना. तो रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी लेस देन द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आप बताओ, जिसका रेडियस कम है उसका पाथ ज्यादा कर्व्ड होगा, तो अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है दैट विल बी मोर कर्व्ड देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसलिए 13th जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, उसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ. पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी मोर कर्व्ड देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्योंकि चार्ज ज्यादा है अल्फा पार्टिकल का, इसलिए रेडियस कम होगी. जितना कम रेडियस होगा पाथ उतना ज्यादा कर्व्ड होगा, है ना. आइए सेकंड और ये सॉरी आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई साहब. पाथ ऑफ बोथ पार्टिकल विल बी इक्वली कर्व, तो ये हो नहीं सकता. फिर कह रहे हैं पाथ स्ट्रेट लाइन है, ये भी हो नहीं सकता. इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ए वाला ही है. नेक्स्ट, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एज शोन. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, आपको कह रहे हैं यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला है. द वैल्यू ऑफ करंट इज, अच्छा भाई देखो देखो ये वाला जो पार्ट है ए बी वाला पार्ट, ये बेटा यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा क्योंकि ये तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है. सिमिलरली अगर मैं इसका नाम सी लिख दूं, इसका नाम डी लिखूं और इसका नाम ई लिखूं, तो ये डी ई वाला जो पार्ट है ये भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा. तो मैग्नेटिक फील्ड देगा कौन, यही सेमी सर्किल है ना. किसी भी पूरे सर्किल की वजह से अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो होगी म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, है ना, पूरे की वजह से. लेकिन ये सेमी सर्किल है तो हाफ हो जाएगी. सो म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर. इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ठीक है, रेडियस की वैल्यू हमको पता है 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग रेडियस की जगह गाइस 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/100 मीटर. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस, 10 की पावर माइनस 7. आप लोग देख सकते हैं. तो म्यू नॉट बाई 4 ये जो लिखा है इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, तो आइए लिखते हैं. म्यू नॉट बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ये 100 ऊपर जाएगा बेटा तो 10 की पावर 2 टाइम्स आई, that is equal to 2.5 into 10 to the power minus 4. तो यहां पर ये बन जाएगा पाई इंटू 10 to the power minus 5 times I is equal to 2.5 into 10 to the power minus 4. इसी को थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे and we will get the value of current. तो करंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2.5 into 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाई, ये वाला पूरा टर्म चला जाएगा नीचे, तो पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ये टर्म जाएगा बेटा ऊपर, तो ये उसको बनाएगा 10, यानी कि 25 अपॉन पाई. अब पाई की वैल्यू होती है 3.14. आइए चेक करते हैं हमारा आंसर किसके करीब आना चाहिए. देखो 0.8 तो हो नहीं सकता क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14. तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा ये आपकी 3 पॉइंट समथिंग आपकी आनी चाहिए. 3.14 का मतलब, हाँ सॉरी 8 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आनी चाहिए.
है ना। तो आइए देखते हैं ये आंसर किसके करीब पहुंचने वाला। 0.8 नहीं हो सकता, 80 नहीं हो सकता, 0.08 नहीं हो सकता, यही वाला आंसर है जो हमारा एक्यूरेट है, यही आंसर हमारा करेक्ट है। क्लियर है गाइस? क्योंकि अगर मैं पाई की वैल्यू रफली 3 मान लूं, रफली, तो 25/3 जो है वो 8 पॉइंट समथिंग आता है बेटा। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 8 के आसपास आएगा। तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं से डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट मान सकते हैं। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करता हूं, जरूर आपको आंसर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100, ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20। तो लेंथ हमको पता है 40 सेंटीमीटर और उसकी जो ब्रेथ है वो हमको पता है 20 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू हमें पता है 10 एम्पियर, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है 5 टेस्ला। इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, देन टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज। देखो किसी भी कॉइल में जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, है ना। तो यहां पे आई थिंक सारी ही चीजें हमें पता है। नंबर ऑफ टर्न्स है 100, करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, एरिया, ए का मतलब होता है एरिया, तो एरिया आएगा 40 इंटू 20 यानी 800, और 800 सेंटीमीटर है बेटा, तो उसको हम 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड है 5, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये पूरी वैल्यूज को हमें सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। देखो 1 0 2 3 0 और एक ये 4 0, ये 4 0 तो इसके साथ हुए कैंसिल, ठीक है। ये 80 और 2 कैंसिल होके हो जाएगा 40 इंटू 5 हो गया हमारा 200। सो 200 √3, ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए। √3 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.732, है ना। तो 1.732 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे 200 से, ठीक है, तो ये तुम्हारा 173.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। 173.2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आंसर देखो 200 कुछ तो नहीं आ सकता, है ना। 200 नहीं आ सकता, 500 800 नहीं आ सकता, तो मुझे जो ऑप्शन करेक्ट दिखाई पड़ रहा है वो कौन सा है? सी ऑप्शन। सो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी। आप चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करो और वो आंसर लगभग उसी से मैच कर जाएगा। क्लियर है गाइस? देखो ऑब्जेक्टिव होने पर यही सब चीजें थोड़ा सा इजी हो जाता है, हमको बहुत ज्यादा आखिरी तक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहीं से कुछ कुछ आइडिया हमको लग जाता है कि क्या हमारा आंसर आने वाला है। लेकिन इस तरीके के जो बेसिक फॉर्मूला हैं, ये फॉर्मूला आप सबके दिमाग में होना चाहिए, जब क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं याद आएगा तो भाई साहब क्वेश्चन तो फिर होने से रहा, है ना। तो बेसिक बेटा जो फॉर्मूले हैं जरूर रिवाइज करो, और मैं तो कहूंगा एक पूरा नोट्स बना लो, है ना। 2-4 पेजेस में आप अपने हाथ से हैंड रिटन फॉर्मूला बनाइए, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लिखिए, है ना, और उसी के बेसिस पर आप उसको बार बार रिवाइज करिए, ताकि आपके दिमाग में बेसिक फॉर्मूला सेट हो जाए, कॉन्सेप्ट बेसिक सेट हो जाए। तो फिर इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे और आप उसको एकदम चुटकियों में ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना रेजिस्टेंस है 15 ओम, gives full scale deflection for a current of। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है तो ये गैल्वेनोमीटर करंट हो गया जिसकी वैल्यू है 2 मिली एम्पियर। द शंट रेजिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट, आपसे कह रहे हैं कि वो जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें बता दो। नीडेड टू कन्वर्ट एन एमीटर ऑफ रेंज, तो करंट जो मेजर करनी है उसकी वैल्यू है हमारे पास 5 एम्पियर। तो देखो किसी भी एमीटर में क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है और उस गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस कहते हैं उसको कनेक्ट किया जाता है। यहां से आई करंट आ रहा होता है और वो आई करंट डिवाइड हो जाता है, इसमें जाता है गैल्वेनोमीटर करंट और यहां पर जाता है I माइनस IG। यही होता है किसी भी गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब क्योंकि शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर प्यारे बच्चों दोनों पैरेलल में हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए। तो आप खुद चेक करो, शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस का
जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है, V बराबर I माइनस आई जी टाइम्स S, है ना, और इसके अक्रॉस का कितना है, IG टाइम्स कैपिटल G। हमको निकालना शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हमारा फॉर्मूला तो देखो भाई साहब बड़ा सिंपल हो गया, IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस आई जी। बस यही फॉर्मूला हम लगा देंगे, हमारा सीधे सीधे आंसर आएगा। तो शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, गैल्वेनोमीटर करंट है हमारा 2 मिली एम्पियर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो ये है हमारा 15 डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। आई कितना है 5, आई कितना है हमारा 5 माइनस, और आई जी कितना है हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। आइए चेक करते हैं हमारा क्या आंसर होने वाला है। तो देखो 15 इंटू 2 हम करेंगे, ये आ जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। कुछ इस तरीके का हमको दिखाई पड़ रहा है। अब बेटा देखो, सोचने वाली बात यह है कि 5 में से अगर आप 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 घटाने लगोगे तो आपको ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करो, आप उसको क्यों ना सीधे सीधे 5 के बराबर मान लो, है ना, आप इसको रफली किसके बराबर मान लो, 5 के बराबर मान लो, क्योंकि 5 से जो चीज आप घटा रहे हैं वो चीज बहुत 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 छोटी है। तो घटा के अपना कैलकुलेशन हम क्यों बढ़ाएं भाई, इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, आएगा 6। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है हमारी, 0.006। आइए चेक करें क्या ऐसा कोई आंसर है। तो जी हां, ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए पार्ट। इसलिए 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ए पार्ट भाई साहब। क्लियर है। देखो इस तरह का हल्का फुल्का दिमाग आपको लगाना चाहिए कि ये इतनी छोटी वैल्यू है, इसको अगर हम घटाएंगे तो 5.9999 क्या फायदा करके, है ना, हमारा ही कैलकुलेशन बढ़ेगा। इससे अच्छा हम उसको नेग्लेक्ट कर दें और सीधे कैंसिल करें, 6 आया, ये वैल्यू सॉल्व कर ली, हमारा आंसर आ गया। तो ये देखो, ये इतना ओम का रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस, जिसको पैरेलल में कनेक्ट करते ही ये गैल्वेनोमीटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। क्लियर। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आइए नेक्स्ट 17th question. When the horizontal component of the Earth's magnetic field is equal to the vertical component, then angle of dip. बहुत ही आसान क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बेटा b cos डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा होता है b sin डेल्टा। b से b हुआ कैंसिल, tan डेल्टा हमारा हो गया 1, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। 45 डिग्री जैसा एक ही ऑप्शन है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेनिंग लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। गलत है। मैग्नेटिक मेरिडियन में तो मैग्नेटिक एक्सिस होगी भाई, ये वाली एक्सिस का क्या काम, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ज्योग्राफिक एक्सिस होती है। यहां पे ज्योग्राफिक मेरिडियन लिखा होता तो बात सही थी, तो ये पॉइंट तो हो गया गलत। द एंगल बिटवीन ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ शोन बाई कंपास नीडल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और सिंपल डिक्लिनेशन। तो ये पॉइंट कुछ कुछ ठीक लग रहा है। आइए आगे देखते हैं। द डिक्लिनेशन इज स्मॉलर एट हायर अल्टीट्यूड्स एंड ग्रेटर नियर द इक्वेटर। तो ये पॉइंट तो भाई साहब क्या है हमारा, ये पॉइंट तो हमारा गलत है। आगे बढ़िए। डिप इज द एंगल दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ द अर्थ मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये 100% करेक्ट पॉइंट है, इसलिए करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से आपका डी होना चाहिए। तो देखो क्या कह रहे हैं, डिप इज द एंगल दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल सही है, जबकि सेकंड वाला जो थोड़ा थोड़ा सही लग रहा था, आइए उसको फिर से पढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन ट्रू geographic north and south shown by the compass needle is called magnetic declination। तो ऐसा नहीं है बेटा। magnetic declination का मतलब क्या होता है, it is the angle between geographic meridian and magnetic meridian। इन दोनों मेरिडियंस के बीच का एंगल होता है अल्फा, जिसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन एंगल। सो करेक्ट आंसर, एकदम बढ़िया आंसर कौन सा है, वो डी वाला ऑप्शन है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में सारे ऑप्शन आप पढ़ा करिए, उसके बाद फाइनली हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ लॉन्ग मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ QM। एक बड़ा सा मैग्नेट था हमारे पास जिसका पोल स्ट्रेंथ है QM, is cut into two parts such that ratio of their length is 1:3। इसको हमने कुछ इस तरीके से काट दिया, ये लेंथ L है और ये लेंथ हमारा कितना है
1:3, यानी कि ये लेंथ हमारा 3l है। तो इन दोनों की लेंथ का रेशियो कितना है गाइस? 1:3 है। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ दीज पीसेस इज। बेटा जब आप इस तरीके से इसको कट करते हो तो पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे अगर काटा जाता तो पोल स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता। तो फिलहाल अभी यहां पर आंसर क्या है हमारा? डी वाला, दैट इज 1:1, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये L लेंथ का ये एक अलग मैग्नेट बन जाएगा और 3l लेंथ का ये एक अलग मैग्नेट फॉर्म हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी QM है और इसका भी पोल स्ट्रेंथ जो है वो QM ही रहेगा। नेक्स्ट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अच्छा भाई, कह रहे हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो लगातार बढ़ रहा है। द ग्राफ डिपिक्टिंग वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विद द करंट इज। तो देखो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इंडक्टर में जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ Li²। अब चेक करो, करंट के साथ हमको एनर्जी का चाहिए, तो एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू I² है। यहां तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये तो कांस्टेंट शो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग शो कर रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा? सी वाला ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। सो गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, 21 क्वेश्चन। फॉर अ करंट कैरिंग इंडक्टर द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोफिशिएंट है वो है हमारा 100 मिली हेनरी। इफ करंट थ्रू इट चेंजेस फ्रॉम, कह रहे हैं कि जो करंट है वो 10 एम्पियर से चेंज होकर 2 एम्पियर तक चेंज हुआ और टाइम की वैल्यू कितनी है? 5 सेकेंड। देन ईएमएफ एसोसिएटेड विद इट इज, देखो E बराबर माइनस का M DI/dt, ये होता है फॉर्मूला। तो हमको यही चीज देखना है, ईएमएफ निकालना है और बाकी सारी चीजें तो हमें गिवन ही है। 100 मिली हेनरी का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई। करंट कितना हो गया? 10 से 2, यानी कि 8 यूनिट का करंट में डिक्रीज हुआ। टाइम कितना है? 5 सेकेंड है, और इस 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 20 इंटू 8 करेंगे आएगा 160, इंटू 10⁻³ करेंगे तो वैल्यू आ रही है 0.16। सो करेक्ट आंसर इज गाइज ए पार्ट। तो 21st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ? ए पार्ट हुआ। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? इन एन इंडक्टिव सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ वी गेट V minus L di/dt is equal to 0 where second term is mutual induced EMF। तो बेटा अगर आपने यहां पर L यूज किया है तो ये सेल्फ इंडक्शन हुआ ना, म्यूचुअल इंडक्शन कैसे हो सकता है? तो पहला टर्म तो गलत हो गया, पहला ये पॉइंट गलत है। द क्वांटिटी ओमेगा इज एनालॉगस टू कंडक्टेंस, ये भी पॉइंट गलत है। द करंट फेजर इज 90 डिग्री अहेड ऑफ वोल्टेज फेजर V, ऐसा किसमें कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंडक्टिव सर्किट में। अच्छा, द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। तो मेरे हिसाब से यही डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू ERMS IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, फाई की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और आगे कौन होता है? किसी भी इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ आगे होता है। यहां पर लिखा था करंट इज अहेड, करंट आगे होता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट की अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पर ईएमएफ आगे होता है, लेकिन कितना आगे होता है? 90 डिग्री। तो अगर यहां पे आप cos 90 रखोगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए मेरे हिसाब से ये डी वाला ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए। सो 22 का करेक्ट आंसर हो गया डी पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, an alternating current through a circuit is given as I is equal to I1 cos omega t प्लस I2 sin omega t। देखो, ये जो cos वाला टर्म है इसको भी हम sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? We can write sin 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं,
भाई देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बात सही है, लेकिन उसमें ये ओमेगा आपका निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट इट लाइक ओमेगा टी प्लस 5/2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है ना, और इसमें हमारा ओमेगा भी पॉजिटिव रह गया और हमारा काम भी बन गया, तो ये बन गया I2 साइन ओमेगा टी। ठीक, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, जब आप इन दोनों का सुपरपोजिशन करोगे तो आपको समझना चाहिए कि अगर मैं फेजर डायग्राम के थ्रू सुपरपोजिशन कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, इसका एम्पलीट्यूड है I2 लेकिन इसका एंगल कितना है ओमेगा टी। ठीक, और ये जो दूसरा वाला है इसका एंगल है ओमेगा टी प्लस 90, तो मैंने ओमेगा टी को अगर यहीं पे मैं 0 को ही ओमेगा टी मान रहा हूं तो 90 डिग्री आगे कौन है, I1 है। क्लियर, 90 डिग्री आगे ये तुम्हारा I1 हो गया, इसका एम्पलीट्यूड। तो अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे बेटा तो वो रिजल्टेंट आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आएगा, और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान से समझना, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट के अंदर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम हम कर देंगे लाइक दिस। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी आने वाली रिजल्टेंट की। अब हमसे क्या कह रहे हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। आरएमएस का मतलब होता है डिवाइडेड बाई √2। भाई पीक वैल्यू जो है उसमें √2 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो आरएमएस वैल्यू मिलेगी। सो आई आरएमएस दैट इज इक्वल टू I0 बाई √2। जब आप √2 से डिवाइड करोगे तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। तो आइए चेक करते हैं, ऐसा ऑप्शन तो मुझे सी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप में से किसी बच्चे को ये वाला फेजर समझ में नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, तो आप लोगों के लिए देखो मैं यहां पर फेजर बना के दिखा रहा हूं, ये तो मैंने अपने हिसाब से समझने के लिए बना दिया। ध्यान से देखो बेटा, पहला वाला ये जो है I2 साइन ओमेगा टी, इसका मतलब ओमेगा टी एंगल पर, ये देखो ये एंगल अगर ओमेगा टी है तो यहां पर वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी है, I2। ठीक, ये वाला जो फेजर है वो ओमेगा टी प्लस 5/2 मतलब 90 डिग्री आगे, तो वो 90 डिग्री ऐसे देखो, ये 90 डिग्री आगे हो गया और इसका मैग्नीट्यूड है I1। अब तुम क्या करना, तुम इन दोनों का बेटा रिजल्टेंट निकालना, और इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। तो डायग्राम वही बनेगा। इस पूरे के पूरे डायग्राम को मैंने एक्चुअली थीटा एंगल घुमा दिया, मतलब ओमेगा टी एंगल घुमा दिया, जब घुमाओगे तो ऐसे ही बन जाएगा। अल्टीमेटली है तो दोनों 90 डिग्री पर ही ना, तो आंसर वही आएगा, जो यहां पर आएगा वही यहां पर आएगा। तो मैंने अपने हिसाब से सिंपली सॉल्व किया और आंसर निकाला सी पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 25 सेक्शन ए में, हमको करने कितने, 20। ठीक, तो अगर किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में जरा भी डाउट लगे, बिल्कुल मत करना उस क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चंस का ऑप्शन है ना, बिल्कुल वहां खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है। जरा भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिखाई पड़े कि डाउटफुल है, तुरंत छोड़ दो, है ना। बाकी क्वेश्चन देखो यार, 5 क्वेश्चंस का ऑप्शन है हमारे पास, हम लोग तो 24th में पहुंच गए हैं, है ना। आइए देखते हैं 24th क्या है। द आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 50। तो आउटपुट हमको पता है 50 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ लाइट बल्ब। इफ पीक वैल्यू ऑफ द करंट, तो हमें करंट की पीक वैल्यू भी पता है, कितनी पता है, 2 एम्पियर। देन पावर ऑफ द बल्ब इज, कह रहे हैं बल्ब का पावर क्या होगा। तो बेटा सोचो, अगर हमें बल्ब का पावर चाहिए तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस, ये होगा पावर का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप आरएमएस वैल्यूज को निकाल करके मल्टीप्लाई करिए। आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, आउटपुट वोल्टेज तो हमें सीधे सीधे दे रहा है 50, ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे 50 वैल्यू ही हो गया। आरएमएस वैल्यू करंट की कितनी होगी, दैट विल बी 20/√2, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया ये पीक वैल्यू है करंट का, तो √2 का हम डिवाइड करेंगे, वैल्यू बन जाएगी 100/√2। इसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई, √2 का डिवाइड, तो ये आपका बन जाएगा 50/√2। 50/√2 चेक करते हैं कोई ऑप्शन है क्या, जी हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ए वाला। तो 24th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए पार्ट। इसमें कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि सर आपने इस करंट का तो आरएमएस निकाला, लेकिन सर आपने पावर का नहीं निकाला। लेकिन बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पावर में खुद ही बोला गया है आउटपुट ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज 50। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट तुमको मिल रहा है वो 50 मिल रहा है टोटल, तो वही टोटल एज इट इज उठा करके हम लोग यूज करते हैं जब भी कभी इस तरीके का पावर कैलकुलेट करना हो तब।
आइए आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। द फेजर डायग्राम फॉर अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज करेक्टली डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। कह रहे हैं कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन सा फेजर डायग्राम अच्छा है। तो सोचने वाली बात यह है कि प्योरली इंडक्टिव में कौन आगे होता है। सोचो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे होगा, तो ईएमएफ आगे होता है। अब आइए देखते हैं कि क्या यहां पर ईएमएफ आगे दिखाया जा रहा है। तो ये देखो ईएमएफ को 90 डिग्री आगे दिखा रहे हैं करंट से, तो ये डायग्राम तो ठीक लग रहा है। यहां पर देखो करंट को आगे दिखाया गया, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर आप चेक करो जो ईएमएफ को आगे दिखाया गया लेकिन एंगल कितना है π/4, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर आपको दिखा रहे हैं तो ये भी गलत हो गया। ये तो दोनों को सेम फेज में दिखा रहे हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यही ए ही वाला हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि चेक करो ईएमएफ को करंट से 90 डिग्री आगे शो किया जा रहा है। ईएमएफ का एंगल है ओमेगा टी, बट करंट का जो है वो कितना है, करंट देखो यहां पर है 90 डिग्री पीछे है। क्लियर। तो किसी भी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमारा ईएमएफ 90 डिग्री आगे होता है और करंट 90 डिग्री पीछे होता है गाइस। तो ये था हमारा सेक्शन ए, जिसमें 25 क्वेश्चंस थे, केवल 20 क्वेश्चन करने थे। कोई भी 5 आप क्वेश्चन छोड़ सकते थे जिसमें भी आपको जरा भी डाउट लगे। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस यहां बता दिए हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन बी में देखिए हमारे पास 24 क्वेश्चंस हैं। 24 क्वेश्चंस में से हम लोगों को कोई 20 क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपने थोड़ी ज्यादा कलाकारी कर दी और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो प्यारे बच्चों आखिरी के क्वेश्चंस वो चेक नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इन केस मोर देन डिजायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड ओनली 20 विल बी कंसीडर्ड। केवल 20 इवेलुएट किए जाएंगे, बाकी के 3-4 क्वेश्चन जो भी आपने एक्स्ट्रा किए होंगे वो चेक नहीं होंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सेक्शन बी में केवल 20 क्वेश्चंस आपको करने, जबकि 24 होंगे। तो 4 क्वेश्चंस का गाइस आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है हमारा। द कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर जिसमें आई करंट फ्लो रहा है इन द शेप ऑफ अ सर्कल। Note that as the current progresses along the wire, the direction of current density J changes in exact manner while the current I remains unaffected। कह रहे हैं करंट I की वैल्यू unaffected है, लेकिन करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर इस तरीके का मान लो सर्कुलर कंडक्टर है तो करंट में जो उस सर्कुलर कंडक्टर में जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, तो इसी वजह से करंट डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है। द एजेंट दैट इज एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कह रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कराने में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आइए देखते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, द चार्ज जस्ट बिहाइंड अ गिवन सेगमेंट ऑफ द वायर व्हिच पुश देम जस्ट द राइट वे बाय रिपल्शन। तो ये ऐसा तो नहीं होता, द चार्जेस अहेड, ऐसा नहीं है। सो करेक्ट आंसर यहां पर गाइस कौन सा है, बी पार्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वही उन चार्जेस को मूव करा रही, क्योंकि उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। F इज इक्वल टू QE, ठीक है ना। तो जो सरफेस पे चार्जेस हैं वही मूव कराते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, F बराबर QE। आइए आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कह रहे हैं ए और बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आइए भाई साहब देखते हैं क्या होगा। ये वाला जो कैपेसिटर है बेटा और ये वाला जो कैपेसिटर है, चेक करो, ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रोफैरड। क्लियर, सिंपल सी चीज है, इसको सॉल्व कर लेंगे। उस 2 के साथ ये वाला 4 किस में है, पैरेलल में है। तो 2 और 4 का पैरेलल जब आप सॉल्व करोगे तो 2 + 4 हो जाएगा, दैट इज 6 माइक्रोफैरड। क्लियर, उस 6 माइक्रोफैरड के साथ ये दोनों फिलहाल अभी सीरीज में है। 4 और 4 का सीरीज अभी हमने सॉल्व किया था, 2 होगा, तो ये तो हो गया 2 माइक्रोफैरड, और इसका जो कॉम्बिनेशन आया था वो था 6 माइक्रोफैरड। तो वो 6 मतलब इतने पूरे का आया कितना, 6, और नीचे वाले का आया कितना, 2। ये 6 और ये 2 किस कॉम्बिनेशन में है प्यारे बच्चों, दे आर इन पैरेलल। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 8। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए।
नेक्स्ट आइए देखते हैं, फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ द बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ईच मैग्नेट हैज मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस एंड हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। कह रहे हैं कि दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है किसी भी बार मैग्नेट में, उसका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना। तो ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, ये मैग्नेटिक मोमेंट है m। ऐसे ही इसका साउथ नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m। अब अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो आप सबको पता है एंगल है 90, रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, और ये रिजल्टेंट होता है ना m/√2, है ना, एंगल 90 है। यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा है, इस कंडीशन में मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा है, वैल्यू सेम है, तो ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गया भाई साहब। तो यहां तो फिर भी कुछ वैल्यू है, यहां तो जीरो है। इसका मतलब केवल फर्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए पार्ट। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 29, एफ जी एंड एफ ई रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही बेटा, तो आइए अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की बात है तो लगाते हैं। एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी m1 m2, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो m² अपॉन r² हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों के चार्जेस इस बार हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेम चार्जेस होगा, डिवाइडेड बाई r²। हमसे कह रहे हैं fg अपॉन fe। इसका मतलब हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है। जैसे ही आप रेशियो लोगे जरा चेक करो, कैपिटल G अपॉन K मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, है ना। तो कैपिटल G की वैल्यू तो हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और K की वैल्यू हम सबको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10⁻19 इसका स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यार क्या क्या चीजें लिखी हैं, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 स्क्वायर था ना, डिवाइडेड बाई 9 इंटू ये क्या था 1.6 इंटू 1.6, ये सब अलग कर लिया। अब 10 वाले टर्म्स जरा एक साथ लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सावधानी से जरा देखिएगा आप लोग। 10 की पावर में क्या है, -11, यहां पर क्या है -31 भाई, स्क्वायर किया ना तो 2 बार हो जाएगा। और ये ऊपर जब जाएगा बेटा तो प्लस का 19, ठीक, और ये भी 9 था एक, तो माइनस का 9 और हो जाएगा। क्लियर। अब जरा चेक करो, पहले मैं इसी वाले टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, जरा ध्यान से देखो। 10 की पावर में -11 -9 तो -20, -31 -62, -62 और -20 तो माइनस का कितना हुआ 81, है ना, सॉरी 82, माइनस का 82। फिर से देख लेते हैं, 20 और 62 तो हाँ 82 करेक्ट है, प्लस 19 कितना हो जाएगा हमारा 38। 82 में से जब आप 38 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर तो बचा 4, ये है 7 - 3, ये भी 4, तो 10 की पावर -44 तो इतने में ही दिख रहा है। क्लियर। आपसे यही बात बोला गया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या, 10 की पावर +42 है, हो ही नहीं सकता, -21 हो ही नहीं सकता, +24 हो ही नहीं सकता, 10 की पावर -43 यही इसके करीब है। हमने निकाला 10 की पावर -44, ये आ रहा है 10 की पावर -43, तो बोलो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, डी ऑप्शन, मोस्ट सुटेबल। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बेटा ये वाला टर्म भी तो है, जब इसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है ये पूरा सॉल्व करने पर कुछ 100 के टर्म्स में ऐसा कुछ टर्म आ रहा होगा जिसकी वजह से एक आध जीरो इधर की तरफ और मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो इस वजह से जो आंसर हमारा 10 की पावर -43। अब जरा सोचो, इसको सिंप्लीफाई हम कुछ भी करेंगे तो यार क्या ये 10 की पावर +42 हो सकता है, क्या ये +24 हो सकता है, -21 हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब मोस्ट सुटेबल आंसर यही है, पूरा सॉल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव होता है बेटा और आंसर्स में इतना डिफरेंस हो तो इस तरीके का अप्रोच हम लोग अप्लाई करते हैं टाइम को सेव करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज
द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही है, जो जंक्शन लॉ होता है वो तो यही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स लूप लॉ, फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, तो भाई साहब बोथ करेक्ट है, दोनों ही सही है, वेरी गुड। 31. Among the following statement, which option is R correct? When 220 volt AC is connected to a capacitor, तो देखो एक कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया एक 220 वोल्ट के AC सोर्स के साथ। The phase of voltage and current is same, बिल्कुल गलत। जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है तो कौन आगे होता है, करंट कितना आगे होता है, 90 डिग्री। सो करंट इज 90 डिग्री अहेड ऑफ EMF। आप कह रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज इज 220, एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द कैपेसिटर पर साइकिल इज 0 एंड चार्ज ऑन द प्लेट इज नॉट इन फेज। देखो चार्ज का फेज में होने का कोई मतलब ही नहीं, करंट के फेज ना, और करंट और वोल्टेज का हम कंपैरिजन करते हैं, चार्ज का थोड़ी ना करते हैं। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ब्लंडर है, ये वाला भी बिल्कुल गलत है। पावर के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं, P बराबर क्या होता है, ERMS IRMS। अभी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पावर पर बेस्ड करवाया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यहां पर भी ये फेज डिफरेंस 90 का होता है, cos 90 0 होता है प्यारे बच्चों। तो यही एवरेज पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, सी पार्ट हुआ, जो मोस्ट करेक्ट है वही हमारा हुआ आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 नैनो फैरेड। तो देखो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट सेपरेशन D है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इसकी वैल्यू हमको कितना दिया है, 1 नैनो फैरेड। बहुत अच्छी बात है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, तो देखो डाइलेक्ट्रिक अगर आप इंसर्ट करोगे तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस को आपने डबल किया तो बन गया 2D। डाइलेक्ट्रिक कितना है, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट हमको गिवन है 3, तो 3/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी कि प्रीवियस कैपेसिटेंस कितना था, 1 नैनो फैरेड, तो 3/2 इंटू 1 नैनो फैरेड। अब आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। कह रहे हैं इज कंप्लीटली इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स द न्यू कैपेसिटेंस, तो न्यू कैपेसिटेंस ही निकालना था और वो बाई चांस हमने क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोगों ने निकाल दिया, सो 3/2 नैनो फैरेड। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा जो है गाइज वही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, masses of the 3 wires of same metal are in the ratio 1:2:3। तो masses जो हैं उनका रेशियो हमको पता है 1:2:3 and their lengths are in the ratio, लेंथ का रेशियो बेटा पता है 3:2:1। the electrical resistance are in the ratio। बहुत ही तगड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो हो सकता है अभी तक आपने इस तरह का क्वेश्चन ना किया हो। देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है ρL/A, ठीक। यहां पर आपको लेंथ के बारे में दिया, मास के बारे में दिया, लेकिन एरिया के बारे में नहीं दिया। अब जरा सोचो यार क्या है मैटर यहां पर। मैटर बेटा ये है क्योंकि हमसे ये कहा गया सेम मेटल होने का मतलब उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। तो इस रेजिस्टिविटी के लिए बेटा हमको परेशान यहां पर बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब हमको परेशान किसके लिए होना है, एरिया के लिए। तो एरिया के बारे में सोचते हैं। देखो मास पता है, मास जो होता है हमारा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम को लेंथ इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो आप खुद ही सोचो, अगर हमें एरिया चाहिए तो एरिया की जगह क्या हम मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो आप खुद समझो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, ρL/एरिया। एरिया कितना है M, और ये ρ और L आएगा आगे, ठीक है। तो आप जरा चेक कर लो, R इज इक्वल टू ρL/A। देखो ये जो रो है ये डेंसिटी है, इसको मैं एक काम करता हूं, मैं रो नहीं लिखूंगा इसको, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे रेजिस्टिविटी और डेंसिटी में, है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं मैं डेंसिटी को D से, क्लियर। डेंसिटी को मैं किससे लिखूंगा, D से। तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी ना M/dl, तो ये तुम्हारा हो जाएगा dl। ये D क्या है बेटा, डेंसिटी, और ये जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्लियर। तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू डेंसिटी L²/M। तो चेक करो, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम, मटेरियल सेम है भाई साहब तो डेंसिटी भी सेम। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²/M। तो ये एक बहुत प्यारा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन हो गया। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L²/M हो गया बेटा। L² का मतलब हो गया 9:4:1,
और बाई m लिखने का मतलब 1:2:3। तो ये तुम्हारा सॉल्व होकर के क्या बनेगा 9:2:1/3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तुम पूरा, तो क्या बन जाएगा 27:6:1। चेक करो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या ये। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, तो रेजिस्टेंस तो 40 ओम है, 100 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी हो गया 100। रेडियस हमको गिवन है बेटा 6 mm, 6 mm का मतलब हो गया 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर आ जाएगा। इज कनेक्टेड टू एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना है 160 ओम। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है भाई। कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया। अच्छा, व्हेन द कॉइल इज टेकन आउट ऑफ द फील्ड, कह रहे हैं कि उस कॉइल को जब हम फील्ड से बाहर निकालते हैं तो वहां पर चार्ज का ट्रांसफर होता है, और कितना चार्ज फ्लो होता है 32 माइक्रोकूलम। कह रहे हैं कि व्हेन द कॉइल इज टेकन आउटसाइड ऑफ द फील्ड 32 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट, 32 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो हुआ। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी भाई साहब। अच्छा देखो यार, कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप बाहर निकालोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगी तो ईएमएफ वाला काम आएगा, है ना। ईएमएफ आएगा, और चार्ज की तुम बात कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका अंदाजा है, आप मुझे ले जाने की कोशिश किधर की तरफ कर रहे हो, करंट की तरफ, क्योंकि अगर चार्ज है तो करंट है। जरा सोचो दिमाग कैसे चलता है। करंट की वैल्यू जो होगी बेटा, वो वैल्यू कितनी होती है ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस, ठीक। ईएमएफ खुद कितना होता है d∅/dt, ये ईएमएफ है, और इसमें अगर हम रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दें तो यही करंट बन जाएगा, क्लियर। और करंट जो खुद होता है वो dq/dt के बराबर होता है। अरे भाई साहब बिल्कुल सही, dt से dt हुआ कैंसिल, तो ये देखो हमारे पास आ गया फार्मूला, dq इज इक्वल टू d∅/रेजिस्टेंस। d की जगह आप डेल्टा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चार्ज कितना है 32 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶। चेंज इन फ्लक्स कितना होगा बेटा, चेंज इन फ्लक्स अगर हमें निकालना है जरा सोचो, तो फार्मूला क्या होगा, डेल्टा फाई अगर चाहिए तो n टाइम्स b इंटू एरिया, है ना, n टाइम्स b इंटू एरिया। वैसे यहां पर चेंज एरिया नहीं हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पहले वो फील्ड में था और अभी उसको फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है, क्लियर। तो बहुत बढ़िया है, आइए लगाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितना है 100, एरिया कितना है, अगर रेडियस हमें पता है तो हमको एरिया पता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यही हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 160 और 40 अगर कनेक्टेड हैं तो 200 हो जाएगा बेटा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, ये कैंसिल हुआ, ये जाएगा इधर, तो कितना बनेगा 64 इंटू 10⁻⁻⁶, दैट इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना होगा 3.14, तो इसको अभी फिलहाल पाई रहने देते हैं, 36 इंटू 10⁻⁻⁶ टाइम्स b। तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी आने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आने वाली है 64 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई, ये सब ले आओ नीचे, कितना आएगा पाई टाइम्स 36 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶ तो सीधे सीधे हो गया कैंसिल, इसको हम लोग बेटा कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 9 जा, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1, और ये जाएगा 2, तो 24 मतलब 6। तो 16 बाई 9 पाई, और पाई कितना होता है 3.14 होता है, तो ये आपका 16 बाई, देखो 9 इंटू 3 करेंगे 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। 6.55 हो नहीं सकता, छोटे में बड़े को डिवाइड किया है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बस हाँ करेक्ट आंसर कौन सा हुआ डी। देखो यार जो भी वैल्यू आएगी 16/27 1 से तो छोटी ही होगी, और 1 से छोटा एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
a current of 2 ampere flows through 2 ohm resistor when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across 9 ohm resistor. कह रहे 9 ओम से कनेक्ट किया तो ये हुआ. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों क्या होगा? अच्छा भाई देखो, कोई भी बैटरी के बारे में अगर हम बनाएं एक छोटा सा सर्किट, बैटरी का ईएमएफ है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उसके साथ हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को बेटा कनेक्ट किया. बैटरी अपने पॉजिटिव सिरे से करंट देती है, और इस करंट की अगर वैल्यू को हम निकालेंगे तो दैट विल बी ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और स्मॉल आर तो सीरीज में हो जाता है. तो देखो पहले उन्होंने बोला करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, सो 2 इज इक्वल टू ई अपॉन रेजिस्टेंस भी है 2 प्लस स्मॉल आर. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. फिर उन्होंने बोला करंट हो गया 0.5 एम्पियर, ईएमएफ वही रहा, रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 ओम, सो 9 प्लस आर हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गाइस डिवाइड कर दे तो 2 अपॉन 0.5 यानी कि 4. 2 अपॉन 0.5 कितना हो गया 4. ई में से ई हुआ कैंसिल, ये जाएगा ऊपर, तो 9 प्लस आर हो गया ऊपर और 2 प्लस आर हो गया गाइस नीचे. क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 8 प्लस 2 आर इज इक्वल टू 9 प्लस आर, ये इधर आएगा तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1. तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1. एक बार लेट अस अगेन चेक इट. सॉरी देखो मुझे लगी रहा था कुछ गड़बड़ है. देखो इंट्यूशंस आ जाते हैं ना. ये 4 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8, और ये इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4r, है ना. वैल्यू कितनी आएगी 4r. ये कितना था 4 था, तो आएगा ना ऐसा 8 प्लस 4r इज इक्वल टू 9 प्लस r. तो ये वैल्यू हमारी कितनी आने वाली 3r. 3r इज इक्वल टू 1. तो गाइज r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 ओम. सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है 1/3 ओम. गाइस बहुत ध्यान देना, इस तरह की बहुत हल्की हल्की मिस्टेक, जरा सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना. जल्दबाजी के चक्कर में बिल्कुल गलत नहीं करना है. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग चार्जेस -5. अच्छा 2 चार्जेस हैं बेटा. पहला चार्ज हमारा है -5 नैनो कूलम का, और दूसरा चार्ज है जिस पर Q है. अच्छा, वन चार्ज इज प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर, 0,0 पर पहला चार्ज है, एंड अदर एट 10 सेंटीमीटर, 0,0 इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नहीं है. इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज -10 माइक्रोजूल, देन वैल्यू ऑफ Q इज, बहुत सिंपल. देखो एनर्जी की वैल्यू हमको पता है -10 माइक्रोजूल, मतलब -10 इंटू 10 की पावर -6, ये एनर्जी बता रहे हैं. ठीक, फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0, तो 9 इंटू 10 की पावर 9. Q1 Q2, तो ये Q1 Q2 जब आप रखोगे तो आप चेक करो, -5 नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, और ये हुआ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर. एक चार्ज रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर पे, दूसरा रखा है 10 सेंटीमीटर पे, तो डिस्टेंस कितना हुआ इनके बीच का 9 सेंटीमीटर, है ना. 9 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, आप 100 से डिवाइड करोगे तब जाके वो मीटर में कन्वर्ट होगा. तो ये हो गया हमारा. अब आइए देखते हैं, 9 से 9 हुआ कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमको. ठीक, अब देखो क्या क्या बचा. ये है हमारा 10 की पावर -5, ये, और ये भी हमारा इधर की तरफ आ जाएगा बेटा, तो माइनस का 9. इसको हम लोग इधर की तरफ जब लेकर के आएंगे तो ये कितना बनेगा प्लस का 9, प्लस का 9 हो जाएगा. ये 100 जाएगा ऊपर, उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा. हाँ, डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू Q. आई थिंक ऐसा होना चाहिए. आइए देखते हैं. तो ये तो हो गया कैंसिल, -5 माइनस ये कितना हो गया 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 5. ये वैल्यू होनी चाहिए बेटा Q की. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यहां तो सब 20 में दिख रहा है. 20 का मतलब बेटा ये हो गया कि आप 100 का मल्टीप्लाई कर लो और 100 का डिवाइड कर दो. जो हम डिवाइड करेंगे ध्यान से देखना, 10 की पावर -7 पहले से, 100 का हमने डिवाइड किया तो 10 की पावर -9 हो गया, और ये 100/5
100/5 कितना हो गया 20 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो आंसर क्या हो गया 20 नैनो कूलम। तो 20 नैनो कूलम कौन सा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। इन इस तरीके की जो कैलकुलेशन हो, आप चाहो तो एक दो स्टेप बढ़ा लो, लेकिन गलत मत करना बेटा। बड़े आराम से पेशेंस के साथ सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है बेटा, ए से लिखना शुरू करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस में अगर करंट इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो में जाता है, तो ये प्लस माइनस। इधर भी ऐसे जाएगा तो प्लस माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से चलना शुरू करेंगे और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ठीक, देखिए ये है, हाँ। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हुआ VA माइनस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट है 2 एंपियर का और ये है 2, सो 2 इंटू 2। यहां पर कितना है माइनस का 3, यहां पर कितना है 1 ओम इंटू 2 एंपियर का करंट, दैट इज इक्वल टू VB। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, VA माइनस VB की वैल्यू आएगी गाइज, ये इधर जाएगा 4 + 3 + 2, तो 4 3 7 2 9 वोल्ट विल बी करेक्ट आंसर। तो ऐसा आंसर कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हमसे कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई एज शोन। ये एक्स वाई पाथ है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अच्छा, द ABCD इज अ कॉइल एडजेसेंट टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रास्ते के बगल में ये ABCD कॉइल है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जरा सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर तो करंट आएगा इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में बेटा अगर करंट है, ऊपर कॉइल है, तो आप इस तरीके से लॉ लगा सकते हो ना, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 अगर मैं लगाऊंगा तो इधर की तरफ है करंट, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सॉरी प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अब यहां पर होगा ये कि ये जो लेंज लॉ है वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो, भाई इसके पास होने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, वो चाहेगा डिक्रीज हो। डिक्रीज होने के लिए आप लोग सोच सकते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये गलत हो जाएगा। सोचो, यहां पर करंट नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर करंट की बात करते तो एंटी क्लॉकवाइज वाला आंसर हम सही कर देते। ऑप्शन देखो ABCD, ABCD मतलब यही एंटी क्लॉकवाइज, तो यही हम टिक मार देते। ADCB, ADCB का मतलब क्लॉकवाइज। फिर कह रहे हैं द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। फिर कह रहे हैं नो करंट इंड्यूस, तो नो करंट इंड्यूस वाला तो ऑप्शन गलत ही हो गया। अब आइए देखते हैं, देखो अगर करंट होता तो हम बोल देते कि एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा होगा तो कुछ ना कुछ फ्लक्स पहले बढ़ेगा और जब ऐसे चला जाएगा तो वो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब पहले करंट किसी और डायरेक्शन में आएगा, बाद में करंट किसी और डायरेक्शन में आएगा। तो करंट अपने रास्ते को चेंज कर रहा है, द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन passes away from the coil। जब वो इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगता है तो वो अपने डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है। क्लियर है गाइस? सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, देखो क्या कह रहे हैं। In a circuit LCR are connected in series with the alternating voltage source of frequency f. If the current leads the voltage by 45 degree, then find the value of C। वैल्यू ऑफ सी हमें निकालना है। अच्छा भाई देखो 45 डिग्री है बेटा, LCR सर्किट है, तो क्यों ना हम सीधे सीधे tan फाई लगा दें। tan फाई का फार्मूला क्या होता है, XL माइनस XC/R। tan 45 1 होगा, ये इधर जाएगा बन जाएगा R, और ये होता है ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। वैल्यू निकालनी है C की, तो आप भी कहेंगे भाई 1/ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस R। ठीक, इसी को करते हैं उल्टा, तो ओमेगा C की वैल्यू आ गई 1/ओमेगा C, सॉरी 1/ओमेगा L माइनस R। हमको चाहिए कैपेसिटेंस C की वैल्यू, तो आप क्या करो, उस ओमेगा को भी भेज दो नीचे, तो 1/ओमेगा टाइम्स ओमेगा L माइनस R। ऑप्शंस देखो, ओमेगा में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ओमेगा की जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे। फिर 1/2πf, इसको रखेंगे 2πfL माइनस R। आइए चेक करते हैं, 1/2πf 2πfL प्लस R, ये प्लस R है हमारा, तो माइनस R है, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हाँ 1/2πf 2πfL माइनस R। सो करेक्ट आंसर गाइस कौन सा हुआ, C वाला, दैट C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कह रहे हैं 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ द एरिया A are separated by 2 different
डाइलेक्ट्रिसिस एज शोन इन द फिगर द नेट कैपेसिटेंस इज, बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, इधर से अगर आप ऐसे चलोगे, ऐसे देखोगे तो ये दोनों अलग अलग कैपेसिटर्स हैं जो कि किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला हमको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा देखो, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, डिस्टेंस कितना है, D बाई 2 है, तो ये 2 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 1, सो 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आसान है। C2 देखो कितना होगा, दैट विल बी K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डिस्टेंस, इसका भी कितना गिवन है हमको, D बाई 2, तो ये 2 जाएगा ऊपर, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 2 है बेटा, तो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी कि 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हमको क्या करना है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, तो C की वैल्यू आ जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो C1 भी पता है, C2 भी पता है, सिंपल अप्लाई कर दो, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप C1 C2 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू 4 यानी 8 आएगा, और जब ऐड करोगे तो 2 प्लस 4 यानी कि 6 आएगा। हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 8 बाई 6 यानी 4 बाई 3 आता हो, तो 4 बाई 3, बस 4 बाई 3 पहले ही में दिख गया, सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए ऑप्शन, बाकी किसी में 4 बाई 3 है नहीं। क्लियर, चलो आगे देखो 41। The magnetic field of Earth can be modeled by that of a point-sized dipole placed at the center of the Earth। अच्छा, कह रहे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी पॉइंट साइज डाइपोल को अगर हम अर्थ के सेंटर पे रख दें। अच्छा भाई, चलो देखते हैं यार डायग्राम बना करके क्या है मैटर इसका। देखो ये अर्थ है, और अर्थ का अपना ये एक एक्सिस है, ठीक। आपसे कह रहे हैं कि हम इसके यहां सेंटर पे जहां मैग्नेट होता है उसकी जगह पर अगर हम लोग कोई एक डाइपोल रखें, और डाइपोल रखकर एक मॉडल तैयार। देखो बेटा, मॉडल जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है, 100% करेक्ट नहीं होता, हाइपोथेटिकली हम सोच रहे हैं। द डाइपोल एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 11.3 विद द एक्सिस। अच्छा, एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 11.3 डिग्री का बना रहा है, अच्छी बात है। विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ की एक्सिस के साथ। एट मुंबई डिक्लिनेशन इज नियरली 0, कह रहे हैं मुंबई में डिक्लिनेशन का एंगल जो है वो 0 के आसपास होता है। अच्छा, द डिक्लिनेशन वेरीज फ्रॉम 11.3 वेस्ट टू 11.3 ईस्ट। The least declination is 0. The plane defined by dipole axis and earth axis passes through Greenwich। देखो ये जो ग्रीनविच होता है ये वो प्लेस है, ये शायद लंदन में ये प्लेस है, आप लोग गूगल पे चाहो तो सर्च कर सकते हो। लंदन में ये एक प्लेस है जहां पर लॉन्गिट्यूडनल एंगल जो है वो 0 होता है। क्लियर है, तो कह रहे हैं कि उससे पास हो रहा है। डिक्लिनेशन एवरेज ओवर अर्थ मस्ट बी ऑलवेज नेगेटिव। तो देखो यार ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर हमको तो फिजिक्स से मतलब है ना, वो कौन से प्लेस की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग यहां पर फिजिक्स क्या कहती है। फिजिक्स ये कहती है, हो सकता है आपने मॉडलिंग में ऐसा डाइपोल रखा हो, या हो सकता है आपने ऐसा रखा हो। अगर आप ऐसे रखोगे तो यही एंगल 11.3 का इधर की तरफ होगा। तो जरा सोचो, आप कह सकते हो ना कि अर्थ की एक्सिस से, ठीक, 11.3 वेस्ट की तरफ और 11.3 ईस्ट की तरफ। तो हमको तो बस ये पहला ही वाला ऑप्शन है जो फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा मोड़ा ठीक लग रहा है। द डिक्लिनेशन वेरीज बिटवीन 11.3 वेस्ट टू 11.3 ईस्ट। यही फिजिक्स की लैंग्वेज में हमको कुछ साफ सुथरा सही सही पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए पार्ट। आइए नेक्स्ट। 2 coils can be arranged in any of the 3 situations shown in the figure, their mutual inductance will be। बेटा इसको पैरेलल ऐसे रखा है तो इसका सारा फ्लक्स ऑलमोस्ट इससे पास हो सकता है, ठीक। यहां पर क्या है, इसका फ्लक्स तो ऐसे है, इसका फ्लक्स तो ऐसे है, तो ये तो कुछ खास अच्छा हुआ नहीं। इसका फ्लक्स ऐसे है और इसका फ्लक्स ऐसे है, तो ये भी कुछ खास पास नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया जो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा वो किसमें पास होगा, पहले वाले में। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ए पार्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। 43 आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में यह कहा गया, a current carrying circular loop of radius r is placed in xy plane with center at the origin. Half of the loop with x greater than 0 is now bent so that it now lies in yz plane. Which of the following statement is correct about the latter situation? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया है भाई। देखो बेटा, ये कहा जा रहा है कि एक लूप है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, एक्स वाई प्लेन में है। तो देखो एक्स वाई प्लेन ऐसा होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल ऐसा प्लेन था एक्स वाई प्लेन में। ये मान लो कोई लूप है ऐसा, इमेजिन करो यहां पर एक सर्कुलर लूप है।
हमसे कहा गया कि इसका जो हाफ पोर्शन है x ग्रेटर देन 0 वाला, मतलब ओरिजिन के राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसको हमने क्या किया, बेंड कर दिया लाइक दिस। अब आधा पोर्शन ऐसा है और रिमेनिंग आधा पोर्शन ऐसा हो गया, वाई जेड प्लेन में हो गया। अब आपसे कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट नाउ डिक्रीजेस, तो पहले मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। देखो आधा ऐसा है, रिमेनिंग जो आधा इधर की तरफ था उसको बेटा ऐसे बेंड कर दिया गया। देखो ऐसे था और उसको क्या किया गया, ऐसे बेंड कर दिया गया। तो जब आप इसको ऐसे बेंड करोगे तो चेक करो रिमेनिंग आधा पोर्शन ऐसा बन जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कह रहे हैं डिक्रीज हो गया, फिर कह रहे हैं चेंज नहीं हुआ, फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं। देखो बेटा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो इधर की तरफ और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो इधर की तरफ। क्लियर है? पहले सोचो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था। पहले मैग्नेटिक मूवमेंट था आई इंटू ए के बराबर और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर? अभी क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको ऐसे बेंड किया होगा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, मैग्नेटिक मूवमेंट m1 और m2 हो गया होगा। जरा सोचो m1 की वैल्यू कितनी है, करंट तो वही है हमारा, करंट तो वही है, बट एरिया कितना हो गया, आधा, क्योंकि आधा एरिया तो घुमा दिया गया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो क्यों ना हम लोग इसको m/2 लिख लें। सिमिलरली यहां भी वही है, करंट तो वही है, बस एरिया हुआ आधा, तो क्यों ना इसको भी m/2 लिख लें। अब बेटा सोचो m/2 इधर, m/2 इधर, और होगा ये कि आपने इन दोनों को जस्ट परपेंडिकुलर अरेंज कर दिया। पहले मैग्नेटिक मूवमेंट ये था और अभी मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ऐसा है, m/2 इधर, m/2 इधर, दोनों वेक्टर सम जब हम करेंगे इन दोनों का वेक्टर सम, तो जरा सोचो वेक्टर सम जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी अंडर रूट 2m स्क्वायर बाई 2, सॉरी बाई 4। इसको मैं सही से लिख दे रहा हूं, बाई 4, तो 4 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए, m/√2। मतलब पहले अगर डाइपोल मूवमेंट था m, तो अभी डाइपोल मूवमेंट कितना है, m/√2। तो पहले से तो कम हो गया, तो हमको तो पहले ही वाला ऑप्शन सही मिल गया, है ना। फिलहाल और आगे बढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट डज नॉट चेंज, तो कह रहे हैं वो चेंज नहीं होगा। अच्छा भाई चेंज तो हो रहा है। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 0,0, z इज वेरी मच फार अवे, इंक्रीजेज, और फिर कह रहे हैं रिमेन्स अनचेंज। देखो ये पॉइंट है 0, ठीक, 0,0, मतलब ऐसे बाहर बहुत दूर अगर हम लोग कोई किसी पॉइंट से अगर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा फर्क तो कुछ ना कुछ पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड पर, अनचेंज तो नहीं रह सकता। अब बात यह है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो इसको हमें सोचना पड़ेगा। और वहां पर भी मैटर यही है कि इंक्रीज तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई ऐसा लूप होता और आप ऐसे z एक्सिस पर चेक कर रहे हो, वैसे भी सोचो लूप जो रखा था वो xy प्लेन में रखा था, मतलब वो लूप ऐसा रखा था, ठीक है, और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो 0,0,z। जरा इमेजिन करो 0,0,z कहां पर है। अगर ये है मान लो ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन, तभी तो ऐसे घुमाया था ना हमने, तो ये अगर ओरिजिन है तो 0,0,z तो यहां पर है। बेटा लूप के आसपास जब आप देखते हो उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर ऐसा लूप है XY प्लेन में तो आपको यहां से देखना चाहिए, आप तो यहां से देख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है ही नहीं। क्लियर है? तो वो कहने का मतलब ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, जब एक करेक्ट आंसर मिल ही गया है तो बाकी के लिए बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 44th क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑल्टरनेटिंग सर्किट द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ E इज इक्वल टू 200√2 sin 100t। अच्छा, ये वोल्ट अप्लाई किया गया, इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया 1 माइक्रोफैरेड। आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, आपसे कह रहे हैं करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। देखो ईएमएफ हमको पता है और हमसे ये पूछा जा रहा है। देखो भाई ईएमएफ हमको पता है, ये पता है, तो बेटा इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सी निकाल सकते हैं। एक्सी क्या होता है, 1/ωc, तो 1/ω, ओमेगा का मतलब कितना होता है 2πf फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है E0 sin ωt। तो ओमेगा की वैल्यू तो सीधे सीधे 100 पता है, तो 2πf लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सीधे यहां पर 100 लिख सकते हैं। इनटू कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैरेड, तो 10⁻⁻⁶,
तो अल्टीमेटली ये 10 की पावर -4 बनेगा और ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो ये हमारा है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, हमको निकालना है करंट कितना है। तो भाई करंट की जो पीक वैल्यू है उसके लिए पहले देखते हैं हम लोग। देखो 200√2 ये है ईएमएफ की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई इंपीडेंस, या कह लो कि रिएक्टेंस कितना है सर्किट का, तो वो है 10 की पावर 4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इट विल बी 2√2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, 100 को कैंसिल करोगे आएगा 50, तो आ रहा है √2/50। ये वैल्यू है करंट की। इसमें भी ये पीक वैल्यू, हमसे आरएमएस वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है पीक वैल्यू बाई √2। तो √2 का बेटा और डिवाइड हो जाएगा, तो जो वो बचा था वो भी चला गया, 1/50 बचा। ये जो 1/50 है, अब ये मिली एम्पियर में हमें कन्वर्ट करना है। मिली एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 1000 का मल्टीप्लाई करो, 1000 का डिवाइड करो। जब आप इसको 1000 का मल्टीप्लाई और 1000 का डिवाइड करोगे तो देखो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा आपका 1000/50। तो 0 0 कैंसिल हुआ, 100/5, 100/5 मतलब 20 और वो मिली एम्पियर। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, सी वाला। सो 44th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ जी, अब आया बहुत तगड़े क्वेश्चंस, अजर्शन रीजन वाले एमसीक्यूज। तो आइए अजर्शन रीजन वाले एमसीक्यूज में देखते हैं यहां पर क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 45 to 49, तो ये हमारे पास, तो 45, 46, 47, 48, 49 ये 5 क्वेश्चंस हमारे पास अजर्शन रीजन के हैं। फॉर गिवन क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, 1 लेबल्ड अजर्शन, एक अजर्शन होगा बेटा, एंड अदर लेबल्ड रीजन, एक रीजन होगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर to these questions from the code ABCD as given below। पहला ऑप्शन होता है both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। देखो इसमें 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, पहले को बोलते हैं assertion, दूसरे को बोलते हैं reason। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है assertion का, तो A ऑप्शन। बोथ assertion reason are true but reason is not correct explanation of assertion, मतलब स्टेटमेंट तो दोनों ठीक हैं लेकिन रीजन जो है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे में क्या होता है आपका सेकंड ऑप्शन, assertion ट्रू हो रीजन फॉल्स हो, assertion फॉल्स हो रीजन भी फॉल्स हो, तब हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे देखो, assertion है और फिर रीजन। assertion क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टर depends only on the local charge density sigma and it is independent of other charges present anywhere on the conductor। देखो बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो चार्ज तो सारे लिए जाएंगे, चाहे अंदर के हो, बाहर के हो, सरफेस के हो या कहीं के भी हो। ठीक है, चार्जेस तो सारे कंसीडर होते हैं और इसमें कह रहे हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्जेस, तो ये तो गलत हो गया, assertion तो गलत हो गया। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय दिस, तो ये भी गलत हो गया। अगर ये कोई कंडक्टर है, इस पर जो भी चार्ज दोगे उसकी सरफेस पर जाएगा, लेकिन अगर आप इसके आसपास कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है अवे, और वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिखा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब भाई assertion भी रीजन है और assertion भी रॉन्ग है और रीजन भी हमारा रॉन्ग है, दोनों ही गलत हैं। तो डी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक वायर डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ द वायर डिक्रीजेस। कह रहे हैं कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते, देखो किसी भी वायर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, तो उसका कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बात तो सही है, रीजन सही है। अब आपसे कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो वही बात आ गई कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ओवरऑल जो ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पर फर्क पड़ेगा और वो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है E/m × टाउ। ये जो टाउ है ये क्या होता है, मीन रिलैक्सेशन टाइम।
अभी क्या तुमने किया है, तुमने यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाया, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, तो ये रिलैक्सेशन टाइम जो हमारा है वो घट जाएगा, और वो घटेगा तो ड्रिफ्ट स्पीड घट जाएगा। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इन्होंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि यहां पर यह बोला कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी घटेगी, बात सही है, लेकिन इस रिलैक्सेशन टाइम के बारे में तो कोई बात ही नहीं किया। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 हमारा क्या है, इफ वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। और रीजन में बोल रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट इंक्रीजेस विद एन। तो भाई ये तो गलत हो गया, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस तो अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं आपसे वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के बारे में, कह रहे हैं इफ वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। देखो बेटा, करंट सेंसिटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो वो उसका फॉर्मूला है NBA बाई के। ठीक है, NBA बाई के ये फॉर्मूला होता है। और अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हो तो ऐसे में फॉर्मूला हो जाता है हमारा NBA अपॉन K टाइम्स रेजिस्टेंस। तो होता क्या है, अगर आप केवल नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, आप केवल नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो भाई, तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी, बात आपकी 100% करेक्ट है। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में सोचो बेटा, तुमने नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। हो सकता है वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज आए, या हो सकता है वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज ना आए, क्योंकि जैसे मान लो N बाई आर की पहले वैल्यू थी 1/2, तुमने क्या किया, तुमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया तो वैल्यू हो गई 2, लेकिन उससे रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, हो सकता है रेजिस्टेंस हो जाए 4। तो जरा सोचो, पहले था रेशियो 1/2, अभी ये रेशियो 1/2 मतलब 2/4, तो वैल्यू तो अभी भी 1/2 ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई इफेक्ट आए, और यह भी हो सकता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई इफेक्ट ना आए। लेकिन हमसे कह रहा है इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, कि वो इंक्रीज होगा ही होगा, इसलिए ये असर्शन हमारा गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, असर्शन भी फॉल्स, रीजन भी फॉल्स, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, 48th क्वेश्चन देखते हैं। अ मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू स्विंग हॉरिजॉन्टली would lie in magnetic meridian and north pole of the needle will point towards the magnetic north pole. अच्छा, reason, the line joining magnetic poles is tilted with respect to the geographic axis of the earth. Magnetic meridian at a point makes some angle with the geographic meridian. तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखो बेटा, रीजन में हमसे कह रहे हैं द लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक पोल्स इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ठीक है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो होता ही है, मैग्नेटिक पोल्स को मिला रहे हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस को मिला रहे हैं, तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाला एंगल होता है ना, अल्फा। द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट मेक्स सम एंगल विद द ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ये तो बात सही है इनकी कि कुछ ना कुछ एंगल दोनों मेरिडियंस के बीच का होता ही है, जिसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। असर्शन देखो भाई, मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू स्विंग हॉरिजॉन्टली वुड लाई इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, एंड नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। कह रहे हैं कि नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है वो उस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उसकी तरफ पॉइंट करता है, नीडल का नॉर्थ पोल। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो भी हम कोई भी नीडल लटकाएंगे वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो पॉइंट आउट करेगा। तो पॉइंट तो दोनों सही हैं, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन यहां इस असर्शन का क्या कारण है, वो कारण यहां पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहां पर आप बात कर रहे हैं डिक्लिनेशन एंगल की, और यहां पर आप बात अलग करने लगे। यहां पे आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आप रखोगे हॉरिजॉन्टली स्विंग कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में है, और नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों का कोई खास आपस में रिलेशन नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हुआ बी पार्ट।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या है। असर्शन में कह रहे हैं इन अ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड्स इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द फ्लक्स लिंकेज विद द आउटर सोलेनॉइड व्हेन करंट फ्लोज इन द इनर सोलेनॉइड। अच्छा देखो, एक सोलेनॉइड आउटर है और एक सोलेनॉइड जो है वो इनर है। कोएक्सियल बोला इन्होंने, तो दोनों का जो एक्सिस है वो एक्सिस ये रहा, एक्सिस सेम है दोनों का। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि अगर करंट फ्लोज इन द इनर सोलेनॉइड, अगर अंदर वाले में आप करंट फ्लो करा रहे हो लाइक दिस, अंदर वाले में अगर आपने इस तरीके से करंट फ्लो करा रखा है, तो कह रहे हैं इस चीज को, इस सिस्टम को इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द फ्लक्स लिंकेज विद द आउटर सोलेनॉइड। कह रहे हैं बाहर वाले सोलेनॉइड से कितना फ्लक्स निकलेगा उसको निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो बात तो सही है। रीजन, द मैग्नेटिक फील्ड due to inner solenoid would vary across the length as well as the cross section of the outer solenoid when inner solenoid is smaller in length and radius। कह रहे हैं कि जो अंदर वाला ये जो सोलेनॉइड है, ये वाला जो सोलेनॉइड है, अगर इसकी लेंथ और रेडियस पहले से कम है, तो रेडियस तो मैंने पहले से ही कम दिखाई है। यहां पे आपसे कह रहे हैं अगर लेंथ भी कम है, मतलब ये इतना ही बड़ा होता, फॉर एग्जांपल मान लो इतना ही इसका लेंथ होता, तो ऐसे में होगा क्या कि जब इससे फ्लक्स बाहर निकलेगा तो इस वाले रीजन में भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस वाले रीजन में भी फ्लक्स की वैल्यू लगातार वेरी हो रही होगी, क्योंकि एरिया तो हम बाहर वाले का लेंगे। अगर हम आउटर वाले जो सोलेनॉइड है, अगर उससे हमें फ्लक्स निकालना है तो एरिया हमें आउटर वाले का चाहिए, तो वो एरिया लगातार बढ़ रहा होगा, तो वेरी करेगा, वैल्यू चेंज होगा। मतलब क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए गाइस हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हुआ, ए पार्ट हुआ। देखो बेटा, कुछ बच्चों को इस तरह के, ये हमारा सेक्शन बी था, हमारा 26 क्वेश्चन से लेकर 49 तक। ठीक है, सेक्शन बी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। कुछ बच्चों को असर्शन रीजन काफी कंफ्यूजिंग लगता है, तो अच्छी बात यही है कि यहां बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चंस का ऑप्शन है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, तो आप उसको करिएगा। लेकिन जरा भी कंफ्यूजन हो तो आप फिर इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करिएगा, बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको करिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अ सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, कंसीडर 2 सिचुएशंस व्हेन कैपेसिटर इज एयर फिल्ड, यहां पर एयर भरा हुआ है, व्हेन कैपेसिटर इज माइका फिल्ड, यहां पर माइका भरा है जिसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, व्हेन करंट थ्रू द रेजिस्टर इज आई एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज वी, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो V है, तो इस कंडीशन में वोल्टेज V1 होगा, इस कंडीशन में वोल्टेज V2 होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग कैपेसिटर के बारे में ध्यान से देखें तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है 1/ωc, और अगर एयर फील्ड है कैपेसिटेंस C है, माइका आप फील्ड करोगे कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा इस कंडीशन में, कैपेसिटेंस के बढ़ने का मतलब बेटा रिएक्टेंस का कम होना, तो रिएक्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। रिएक्टेंस अगर रिड्यूस होगा तो इस सर्किट का इंपीडेंस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सर्किट का इंपीडेंस जो है वो अंडर रूट के अंदर R² प्लस XC² होता है भाई किसी भी RC सर्किट में। तो जरा सोचो, अगर XC रिड्यूस होगा तो इसका जो इंपीडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर इंपीडेंस रिड्यूस हुआ तो इस सर्किट में जो करंट होगा, मतलब सेकंड सर्किट में जो करंट है वो बढ़ जाएगा। तो करंट I2 शुड बी ग्रेटर देन करंट I1, ऐसा कोई ऑप्शन, यहां तो I1 को बड़ा बता रहे हैं तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो करंट वाला मैटर तो चलिए कोई बात नहीं, उससे तो कुछ काम नहीं बन रहा। वोल्टेज के बारे में सोचते हैं, वोल्टेज का क्या होगा, V1 बराबर V2 तो नहीं हो सकता, वो तो क्लियरली दिख रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, आइए देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर अगर हम लोग करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, करंट I पीक वैल्यू, दैट विल बी EMF अपॉन √R² प्लस 1/XC², मतलब ω²C²। तो इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो ये ऊपर जाएगा, पीक EMF E0 टाइम्स ω/C डिवाइडेड बाई √R² प्लस, इनफैक्ट जब हम एलसीएम लेंगे
तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ऐसा बनेगा। और ये वैल्यू हमारी आएगी करंट की। तो करंट की ये पीक वैल्यू है हमारे पास। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें करंट की पीक वैल्यू पता है और हमको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो किसी भी इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी दिस करंट टाइम्स रिएक्टेंस बाई आई एक्स सी। करंट की वैल्यू है ई नॉट ओमेगा सी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्सी। और एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो 1 अपॉन ओमेगा सी से ओमेगा सी तो हो गया हमारा कैंसिल। तो वैल्यू हो गई ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब चेक करो, ये वोल्टेज की वैल्यू है बेटा। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस एनी कैपेसिटर। तो जरा चेक करो, वोल्टेज जो है वो कैपेसिटेंस पर डिपेंडेंट है। इस कंडीशन में क्या है? कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो उस कंडीशन का वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वोल्टेज विल बी रिड्यूस्ड इन सेकेंड केस। तो V2 लेस देन V1, V2 लेस देन V1, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। तो 50th का बी जो है हमारा वो करेक्ट है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आप लोग चाहो तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 51 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 51 वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? टू बैटरीज ऑफ EMF E1 एंड E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in the figure। 4 स्टेटमेंट्स हमसे दिए जा रहे हैं। द इक्विवेलेंट EMF की जो वैल्यू हमको पता है ऑफ 2 सेल्स इज बिटवीन E1 एंड E2। कह रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट EMF है वो E1 और E2 के बीच में होगा। Equivalent EMF is smaller than E1. Equivalent EMF is always given by E1 plus E2. Equivalent EMF is independent of the internal resistance R1 and R2. कह रहे हैं which of the following statement is are correct। देखो भाई, ऐसे में जब अगर आपने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो सीधे है। इक्विवेलेंट जो हमारा रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो R1 और R2 दोनों से ही बेटा छोटा होता है। ठीक है, दोनों से छोटा होता है। लेकिन अगर हम लोग EMF की बात करें, इक्विवेलेंट EMF अपॉन रेजिस्टेंस EMF की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू होती है E1 बटे R1 और E2 अपॉन R2। तो इक्विवेलेंट EMF अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ इसके बराबर हो जाती है। यहां पर आप लोग चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भाई जो इक्विवेलेंट EMF होगा दैट विल बी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 टाइम्स R इक्विवेलेंट, है ना? ऐसा हम लिख सकते हैं। R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू यहां से हमारे पास आने वाली है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू दैट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 R2 से R1 R2 हो जाएगा कैंसिल। तो मैं इतने को हटा रहा हूं, इसकी जगह जो बचेगा यानी कि R1 प्लस R2 उसको मैं लिख रहा हूं। तो ये था R1 और ये था हमारे पास R2। तो ये देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, ये वैल्यू आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, सॉरी इक्विवेलेंट EMF की। देखो जब भी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट EMF हमारा आता है, इक्विवेलेंट EMF की जो वैल्यू होती है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला E1 और E2 दोनों के बीच में वैल्यू ये आएगी सॉल्व होकर के। क्लियर? सो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन E1 एंड E2। तो ऐसे में करेक्ट आंसर हो गया हमारा A। अब हमसे कह रहे हैं इक्विवेलेंट EMF इज स्मॉलर देन E1। तो ऐसा जरूरी नहीं कि केवल E1 से ही छोटा होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट EMF इज ऑलवेज गिवन बाय E1 प्लस E2, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इक्विवेलेंट EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी हो ही नहीं सकता।
ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है कि वो हमेशा E1 से स्मॉलर होगा, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, E2 से स्मॉलर हो। क्लियर? तो अब जरा सोचो, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 3, तो 1 and 3 नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है, सेकंड और फोर्थ भी गलत है, केवल बी तो बी वाला भी गलत है, तो केवल एक ही ऑप्शन सही है एंड दैट ऑप्शन इज ए। देखो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल केवल इतना ही देखकर मत समझो कि आप इसको कर पाओगे या नहीं, आप बाकी के ऑप्शंस को पढ़ो। कई बार ऑप्शंस खुद ही बताते हैं कि कौन सा आंसर हमारा एग्जैक्ट है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं केस स्टडी, वो भी ओम्स लॉ पर बेस्ड है। ओम्स लॉ डिस्क्राइब्स दैट फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सब्सटेंस और मटेरियल व्हेन varying electric potentials are applied across its end. Also, flow of electrons constitute electric current, but as the electrons are not visible to our naked eyes, so a water pipe analogy is used to understand the electric circuits better. कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह करंट हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए हम वाटर पाइप एनालॉजी को हम मान रहे हैं। इन वाटर पाइप सिस्टम, वाटर फ्लोज थ्रू पाइप ओनली व्हेन देयर इज सम डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द पाइप। कह रहे हैं कि पाइप में वाटर फ्लो कराना है तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, मतलब हाइट का डिफरेंस होना चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। ज्यादा हाइट पर बेटा आप सबने पढ़ रखा है प्रेशर की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, तो वही चीज है कि कुछ ना कुछ हाइट का यानी प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। सिमिलरली चार्जेस विल फ्लो थ्रू सब्सटेंस ओनली व्हेन देयर इज सम डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस इट्स एंड्स। कह रहे चार्ज को अगर फ्लो कराना है तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना ही चाहिए। अब आगे आपसे कह रहे हैं ओम, देखो भाई, ओम thus gave a statement to relate current and voltage। कह रहे हैं दोनों को रिलेट करने के लिए ओम ने स्टेटमेंट दिया, according to which current I flowing through conductor is always directly proportional to the voltage difference। तो उन्होंने कहा करंट proportional to voltage difference होता है across the substance। The property of the substance by virtue of which it opposes the flow of current is known as resistance। और उन्होंने फार्मूला दिया R is equal to rho L by A, जहां पे rho रेजिस्टिविटी होती है। तो हालांकि ये सारी चीजें हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो आइए सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन। कह रहे हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी रो होता है किस पर डिपेंड करता है, तो बेटा साफ साफ लिखा है इट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसी में आंसर लिखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो देखो बोथ ए एंड बी है ना, तो ऐसे में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल पर तो डिपेंडेंट है ही, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर को कुछ ना कुछ चेंज कराओगे, कंडक्टर के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड है और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड है, यानी कि नेचर पर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, विच of the following characteristic of the electron determines the current in conductor। कह रहे हैं कि करंट की जो वैल्यू होती है वो इनमें से किस कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंडेंट होता है, ड्रिफ्ट स्पीड पर, थर्मल वेलोसिटी पर, दोनों पर, या किसी पर नहीं। तो देखो बेटा करंट जो होता है I इज इक्वल टू NEAVD, आप सबने रिलेशन पढ़ा होगा। तो करंट सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट स्पीड पर डिपेंडेंट है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ए पार्ट, सिर्फ ड्रिफ्ट स्पीड पर डिपेंडेंट। थर्मल वेलोसिटी पर करंट डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो जीरो होती है ना गाइस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्लॉट ऑफ ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर इज करेक्टली शोन इन ओम्स लॉ का हमें देखना है V और I के बीच का। तो बेटा फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, तो इट इज लाइक Y इज इक्वल टू, ये तो हो गया x एक्सिस पर करंट है तो इसको हम x लिखेंगे, और ये हो गया m, तो y बराबर mx। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ग्राफ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th से, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर, रेडियस 2 mm एंड हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 mm इज। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू आर ए बाई एल। सोचो जो जो गिवन है वो सब चीजें उठा के रख दो, देखते हैं भाई। रेजिस्टेंस है बेटा 20, एरिया हमको निकालना है, रेडियस हमें पता है तो पाई आर स्क्वायर, तो आर खुद जो है वो 2 mm है, तो 10 की पावर -3 का स्क्वायर
तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, एल कितना है 2 मीटर, तो 2 इसको कैंसिल करेगा आएगा 10, तो 10 पाई 4 इंटू 10 की पावर -6, तो हो जाएगा आपका कितना 40 पाई 10 की पावर -6 -5 कर लो, तो 40 पाई तो नहीं हो सकता, 20 पाई नहीं हो सकता, 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू, हाँ तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। तो अगर आप इसको 4 पाई लिखोगे तो ये 10 इधर चला जाएगा, 10 की पावर -5 बन जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -5, इसका मतलब सी ऑप्शन जो हमारा है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे हमारे टोटल 55 क्वेश्चंस, मैंने आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं, लेकिन आप लोगों को केवल 45 सॉल्व करने थे। पहले सेक्शन में 25 में से 20, दूसरे सेक्शन में 24 में से 20, तीसरे सेक्शन में 6 में से 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। सो गाइज इस तरह का आपका सीबीएसई का टर्म 1 एग्जामिनेशन पेपर आने वाला है गाइज, जम के प्रैक्टिस करते रहिए। जरा भी डाउट हो मेरे किसी भी लेक्चर में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा गाइज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको एक दूसरा सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा, और ये सारे ही सैंपल पेपर हमारे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स में हैं। तो आप लोग बुक से क्वेश्चन देखो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो यहां पर आप वीडियो सॉल्यूशन देखो। तो ये है ना एकदम मजेदार बात, सारे क्वेश्चंस के फुल ऑन एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। सो गाइज मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।